हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का एग्जाम में है 17 फरवरी से आज 8 फरवरी हो चुका है। ऐसे में आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस को लेके आए छाट के, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए और याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पक्का पूछेगा ही पूछेगा। निम्न में कौन उपधातु है? देखिए, एक धातु एक अधातु और एक होता है उपधातु, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, याद रखेंगे। एफी धातु है, कॉपर भी धातु है, निकल धातु है, तो ये क्या हो जाएगा? एस है ना। और एस जो है एक प्रकार का क्या उपधातु है। उपधातु यानी जिसमें धातु अधातु दोनों को गुण पाया जाता है। आगे, विद्युत अपघटनी परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ध्यान समझिएगा कि विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी परिकरण में अशुद्ध धातु, एक पे शुद्ध होता है और एक पे अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? याद रखेंगे, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल चुका है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है और बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन सी। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील अभिक्रियाशील, बोलिए क्रियाशील कौन सा है? याद रखेंगे है C2H4। C2H4 ये क्या हो जाएगा? तो एथिन हो जाएगा। ठीक है, एथिन। एथिन का सूत्र एल्केन एल्किन एल्काइन होता है, तो एथेन एथिन एथाइन हो जाता है। तो यह है एथेन जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्या अभिक्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक के लिए उत्तरदायी कहने का मतलब क्या? वो वैश्विक ऊष्मक, ऊष्मक मतलब गर्मी, यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो आखिर किस गैस के कारण ऐसा हो रहा है? तो वैश्विक ऊष्मक के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वो CO2 है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको सवाल देता है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, तो NO2 और SO2 याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या होगा? ध्यान दें, अगर किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? क्या बनता है? यह बन जाता है विद्युत चुम्बक बन जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। 27 नंबर सवाल बोला है विद्युत फ्यूज काम करता है। ये कल भी क्लियर कर चुके हैं। विद्युत फ्यूज काम करता है, किस पे काम करता है? तो ये ऊष्मीय धारा के प्रभाव पे कार्य करता है। यानी जब परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली तार गर्म होता है और गर्म होकर के पिघल जाता है। ठीक है, यानी टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी का संकेत करती है। ध्यान देंगे, फ्लेमिंग का आप लोग नियम पढ़े होंगे। तो सवाल है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ, है ना, बाएं हाथ के नियम में तर्जनी संकेत करती है। किसको संकेत करती है? तो याद रखेंगे, तर्जनी जो संकेत करती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करती है, और अंगूठा जो होता है बल की दिशा की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? 29 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। विभक्त वलय का जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत मोटर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमीटर बोले या एमीटर बोले, तो एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दें कि क्या बोले कि नई चिन्ह परिपट्टी के अनुसार जो है दर्पण, अगर मान लेते हैं अवतल दर्पण लेते हैं, तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख दिया जाए, ठीक है, कोई वस्तु रख दिया जाए तो इसकी जो दूरी ली जाती है वो धनात्मक या ऋणात्मक। तो हमेशा याद रखेंगे कि दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन जाए तो वो ऋणात्मक होती है, दर्पण के बाद बने तो धनात्मक होती है। आगे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन से दर्पण में वास्तविक यानी रियल वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? 32 नंबर सवाल का आंसर बताना है। याद रखेंगे
तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरी पेशी डायफ्राम को क्या कहा जाता है। इसके पहले ही क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है कि पुतली को जो साइज को नियंत्रित करता है गहरी पेशी डायफ्राम का कार्य करता है वो क्या करता है, परितारिका। रेटिना जो होता है वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना। आगे, मंद प्रकाश यानी धीमी प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। आप अंधेरे में किसी वस्तु को देखेंगे तो आंख बड़ा बड़ा करके देखेंगे, नहीं वहाँ पे पुतली क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। लेकिन भाई धीमी प्रकाश से तेज प्रकाश में जाएंगे तो आंख क्या हो जाता है, पुतली सिकुड़ जाती है वहाँ पे। तो यही पूछा गया है कि मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से क्या होती है, फैल जाती है। याद रखेंगे ये परितारिका, ठीक है, परितारिका का कारण ही होता है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, किसी कुंडली प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो ओम के नियम में आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर होता है। आई बराबर भी बटा आर होता है, लेकिन हमें प्रतिरोध पूछा है तो 3 से गुना करेंगे तो आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा। कहीं पे है ऑप्शन भी बटा आई, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, यानी जिसमें दूरदृष्टि दोष होता है वो किस प्रकार की वस्तु को देख पाता है। तो याद रखेंगे कि जो दोष रहेगा वही वस्तु को देख पाता है, यानी दूरदृष्टि दोष है तो दूर की ही वस्तु को देख पाता है, नज़दीक को नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तु देख पाएगा, दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का। 37 नंबर सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये कल भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ, दिया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे करता है, तो चालक की लंबाई पे बिल्कुल करता है। आप लोग पढ़ चुके हैं अभी, प्रतिरोध बराबर, ठीक है, क्या पी और एल बटा ए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे चालक की लंबाई, एल को लंबाई से सूचित किया जाता है, इस पर निर्भर करता है। चालू का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी बट्टा में ए है, इस पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति बिल्कुल इस पर भी निर्भर करती है कि किस ढंग का प्रकृति है इसका। उपयुक्त में से सभी, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से ध्यान दें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उपधातु है। बिल्कुल अभी जस्ट हम क्लियर कर चुके थे कि उपधातु के बारे में। तो जिंक धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन जो है अधातु उपधातु ग्रुप में आ जाता है, अधातु ग्रुप में आता है, और जर्मेनियम जो है ये उपधातु ग्रुप में आता है। जैसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है, इसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जर्मेनियम सिलिकॉन 2 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन से चाकू से काटा जाता है। और ये तो आप लोग को कहना ही नहीं, देखते ही आंसर क्लियर कर लिए होंगे कि चाकू से काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि सोडियम को चाकू से काटा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम को। लेकिन सोडियम के बाद भी किसी को काटा जाता है, वो क्या है, याद रखेंगे लिथियम जो होता है इसको भी चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया हुआ कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। और इसका जो पार्ट 40 तक क्वेश्चन हुआ है, इसमें 80 क्वेश्चन हम बनाए टोटल, जो इंपॉर्टेंट है ये कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।